नमस्कार। मेरा आज का विषय जो एक प्रकार से अगर हम कहें कि यह ज्वलंत विषय बना हुआ है, वह है बवासीर। दरअसल आजकल के लोगों में अक्सर जो रहन सहन, खाना पीना और जीवन शैली इतनी विकृत हो चुकी है कि अगर देखें तो हर तीसरा या चौथा व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। मैं मेडिसिन पे बहुत चर्चा नहीं करूंगा और ना ही मैं थेराप्यूटिक्स पे जाऊंगा, क्योंकि पूरी किताबें भरी पड़ी हैं और उसमें तमाम सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मेरा विषय और इस विषय पे जो आज डिस्कस करने का मन है वो ये है कि इसके मूल बिंदुओं पे हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बवासीर होता क्या है और बवासीर होता क्यों है। मेनली बवासीर में देखा जाता है कि एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है। यानी कि एनल कैनाल और रेक्टम में इसके इन्वॉल्वमेंट पाए जाते हैं। दरअसल ये होता क्या है, जो पोर्टल वेन्स होते हैं, चूंकि एनस के पास जब हम देखेंगे तो जो दो तरह की रक्त की सप्लाई होती है, एक धमनियों के द्वारा रक्त की सप्लाई होती है और शिराओं द्वारा उसे वापस लिया जाता है। चूंकि गुदा मार्ग पे वो एंडिंग पॉइंट होता है, अर्थात धमनियों से रक्त सूक्ष्म धमनियों से होते हुए जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरी बेड बनाती हैं और वहां से वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा होते हुए वापस हार्ट को आता है। अक्सर धमनियां अंदर की ओर होती हैं, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और उसमें रक्त का एक दाब होता है, जिसको हम मरकरी में जैसे mmHg में हम उसका मापन करते हैं। लेकिन शिराओं में दीवारें पतली होती हैं, आसानी से चिपक जाती हैं और फ्लो पैसिव हो जाता है, जिससे कि रक्त का दाब कम हो जाता है, जिसे हम CmOF में शिरा में जो भी संचारित रक्त होता है उसको हम CmOF यानी पानी में हम इसके दाब को मापते हैं। अब इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो धमनियां हैं उसमें रक्त का दबाव ज्यादा होता है और जो शिराएं हैं उसमें रक्त का दबाव कम होता है। दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर ऐसे लोग जिसमें कॉन्स्टिपेशन, पोस्टबद्धता की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा रहता है, मल का अवरोध हमेशा बना रहता है, तो मल के अवरोध बनने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि चूंकि जो वेन्स हैं वो वेन्स चिपक जाती हैं और एक तो वैसे ही इसमें प्रेशर कम होता है, चूंकि पैसिव फ्लो होता है, एक्टिव फ्लो होता नहीं है, तो रक्त जो वापस रिटर्न होने चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में रिटर्न हो नहीं पाते। एक समस्या आती है। दूसरी, जो आर्टरीज हैं, चूंकि उनकी वॉल चिपकती नहीं है और उनके फ्लो कंटिन्यूअस बने रहते हैं, तो रक्त पूरे दबाव के साथ, चूंकि एक्टिव ब्लड होते हैं, वो पूरे दबाव के साथ जो गुदा मार्ग है वहां पे एकत्र होने लगते हैं और एकत्र होने के कारण अब एक तरफ
रक्त का बहाव जारी है और दूसरी तरफ वापस नहीं आ रहा है, वैसे में जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे जो पोर्टल वेन्स होती हैं वो वेन इनगार्ज करने लगती हैं, यानी अंगूर के गुच्छों की तरह फूलने लगती हैं और इस प्रकार वह बवासीर का रूप लेती चली जाती है। सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, होम्योपैथी सिम्टोमेटोलॉजी पे चलती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, लिविंग हैबिट, मोडालिटी एंड सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट, हम सटीक दवा का चयन करते हैं और उसका उपचार करते हैं। इसमें तमाम सारी दवाएं जो बड़े ही कारगर रूप से कार्य करती हैं, और मैं आग्रह भी करूंगा कि अगर जिन भी बंधुओं को बवासीर की शिकायत हो, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, मीठी गोलियों पे भरोसा करें, निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा और विश्वसनीय लाभ होगा। कभी ऑपरेशन या इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक बिंदु रखना चाहता हूं। डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट अमेरिकन डॉक्टर हुए, उन्होंने अपनी मैट्रिया मेडिका बल्गेरिस मेडिसिन में जिक्र किया है कि 3-4 बीमारियां जैसे बवासीर और भगंदर, फीसर और साथ में हार्निया, ये ऐसी बीमारियां हैं कि भरसक इनका कभी भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनके कारण का निवारण अगर कर दिया जाएगा तो ये बीमारियां अच्छे से आरोग्य पथ को ग्रहण कर लेती हैं और वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि कभी भी इनका ऑपरेशन सफल इलाज नहीं है। और डॉक्टर केंट स्वयं कहते हैं कि यदि मुझे स्वयं ये बीमारियां हो जाएं और मुझे कोई दवा न सूझे तो इसे मैं वैसे ही सहन करूंगा जैसे बाकी की कष्ट को मैं सहन करता हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन से जो आगे होने वाले समस्याएं होंगी, क्योंकि मेटास्टेसिस होगी, और वो मेटास्टेसिस जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, ब्रेन हो, वहां पे सेटल करेंगे और जिस किसी को कमजोर पाएंगे उनको वो डैमेज कर देंगे। अब हम फिर अपने विषय पे आते हैं। तो ऐसे में अगर पाइल्स के केस में सबसे बड़ा बात यह हो जाता है कि आपको जो भी सेलेक्टेड दवा, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो नक्सबोमिका हो, चाहे वो रेटेनिया हो, चाहे कोलिंसोनिया हो, चाहे ग्रेफाइटिस हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे लाइकोपोडियम, जो कुछ भी वेल सेलेक्टेड दवाई है, इस दवा के साथ साथ आपको सबसे जरूरी जो पक्ष है वह है मैनेजमेंट का, दूसरा अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने का, तीसरा अपनी जो जीवन शैली है उसको उत्तम जीवन शैली बनाने का, चौथा जो आपका भोजन है, भोजन एक सात्विक, सरल, सुपाच्य भोजन करने का, कॉन्स्टिपेशन न हो इसके लिए जो कुछ भी उपाय हो, जिसमें सबसे जरूरी उपाय होता है कि आप समय से भोजन करें, हल्का सुपाच्य भोजन करें, समय से उठें, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो, सुबह व्यायाम करें, जिससे कि आपकी जो अशौच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब तक अशौच की स्थिति रहेगी आप बवासीर रोग से पीड़ित बने रहेंगे, चाहे कैसी भी दवा ले लें, चाहे कितना भी ऑपरेशन करा लें। तो ऐसे में जो सबसे प्रमुख पहलू हो जाता है वो मैनेजमेंट का हो जाता है कि आपको आपकी जीवन शैली में सुधार करना ही होगा अगर आप सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैं एक आज से करीब करीब 15 साल पहले मैंने एक केस का इलाज किया था जिसका जिक्र मैं यहां पे करना चाहता हूं। एक रोगी जिसका 4 ऑपरेशन हो चुका था, चौथा ऑपरेशन होने के बाद पुनः उसकी स्थिति दयनीय बन गई थी, लगातार ब्लड का रिसाव होता रहता था,
दर्द बना रहता था, पेशेंट के अंदर उलझन बेचैनी रहती थी, मलद्वार पे जलन होती थी, उसको क्राउलिंग सेंसेशन, ऐसे लगता था कि कीड़े रेंग रहे हैं, और तमाम प्रकार की दिक्कतें, यहां तक कि उस व्यक्ति द्वारा, उस रोगी द्वारा हमेशा एक रुमाल का पैड टाइप का बना करके और गुदा मार्ग पे रख करके और उसके ऊपर से अंडरगारमेंट पहन करके वो रहते थे। दिन भर में एटलीस्ट 2 बार तो उनको उस पैड को बदलना पड़ जाता था। धीरे धीरे करके इतने ब्लड रिसाव आते थे। वो जब मेरे यहां दिखाए, मैंने उनको प्रॉपर तरीके से देखा, और देखने के बाद सबसे पहले मेरा उद्देश्य था कि इनको मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए। मैंने भोजन पे विशेष ध्यान दिया। जितनी बादी चीजें थी, गैस बनाने वाली चीजें थी, कब्ज पैदा करने वाली चीजें थी, चिकनी फूड्स, बाजार की सारी चीजें, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, इन सभी पे मैंने बंदिश लगा दी। फाइबर युक्त भोजन करने के लिए कहा। सुबह गुड़ का शरबत, दोपहर में सत्तू, इसी के साथ हल्का सुपाच्य भोजन, और रात में बहुत ही अल्प भोजन। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, उसके हल्का सा व्यायाम करना, ताड़ासन, कटी चक्रासन इत्यादि करके, अन्य उपाय भी बताए। ऐसा करके फिर शौच जाने के लिए बोलना। दूसरा, समय से सो जाना और भोर में समय से उठ जाना, और उठ करके नंगे पांव दूर्बा पे चलना, खुली हवा में डीप ब्रीथ करना, मतलब गहरा सांस लेना, और इस तरह की दिनचर्या बताने के साथ साथ मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि उस समय उनकी अवस्था लगभग 48 साल की थी। आज के डेट में 64-65 के एज में हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कोई पैड की आवश्यकता नहीं है, बवासीर का कोई समस्या नहीं है, और बुलेट गाड़ी से चलते हैं। 200-200 किलोमीटर की यात्रा एक एक बार में तय कर लेते हैं। ये मेरे लिए और एक चिकित्सक के लिए इससे बड़े खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ मेरा मूल फोकस न कि दवा बताना या चमत्कार बताना या कुछ इस तरह की चीजों पे सुझाव देना, बल्कि मूल विषय पे, मूल बिंदुओं पे ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से एक रोगी को उसकी दैनिक दिनचर्या, उसका आहार विहार, उसके विचार, इन सब चीजों को बदल करके उसे पूर्ण आरोग्य का पथ प्रदान कर सकते हैं। आज का विषय मेरा यही है, और मुझे पूरी आशा एवं विश्वास भी है कि यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।